प्रणाम, नमस्ते। उत्तरक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सभी दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एक महीने से हमारा कला महोत्सव चल रहा है ऑनलाइन। इसका आज अंतिम दिन है और हर रविवार को हम सभी कुछ रूबरू देखते हैं, कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने जीवन में बहुत काम किया है और जीवन के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को फलांगते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम उनके बारे में जान सके हैं, उनके कार्य के बारे में जान सके हैं और ये नहीं जान सके कि वो इस मुकाम तक, इस ऊंचाई तक कैसे पहुँचे। तो वो रूबरू के माध्यम से हम एक कलाकार की जीवन यात्रा श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको उनकी सारी जीवनी पहुंचाते हैं, उनकी जीवन यात्रा कैसी रही। हरियाणा के एक बहुत प्रसिद्ध, बल्कि हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के कहना चाहिए, चित्रकला के एक सुविख्यात कलाकार हमारे साथ हैं। आप आज यहाँ कुरुक्षेत्र से आए हैं, तो आइए हम सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। वेद प्रकाश वर्मा जी, धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है जी, आज आपको अपने बीच पाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है जी। आप का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत सरकार का एक ये मंच, जहां पर आपने लगभग, जहां तक मैंने आपको देखा है, रोजाना मैं देखता हूं, लगभग 439 कलाकारों को आपने महत्वपूर्ण 439 तो जम्मू के थे सर। जम्मू के केवल, ये तो और भी सुंदर बात है। कश्मीर के तकरीबन 700 कुछ और टोटल में 2750 या 52 कलाकार इससे जुड़े हैं। जी जी, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से कृतार्थ हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि भारत सरकार के राष्ट्रीय मंच पर आज मुझे अवसर प्रदान किया है। डॉक्टर साहब, आप सौभाग्य है। तो मैं आजकल कुरुक्षेत्र 551 सेक्टर 5 में मेरा निवास स्थान है, वही मेरा स्टूडियो है और लगभग 4 दशक से मैं चित्रकला में ये निपुणता पाने के लिए इतने अवसर, इतनी मेहनत, इतना कठोर परिश्रम के इसको मैं ये कह सकता हूँ कि सभी जो चित्रकार होते हैं उन्हें अपने लेखनी से, तुलिका से, रंगों से कैनवस को इस प्रकार से उकेरा जाता है कि वो सालों साल सजीव रहते हैं। जी। आपकी अगर आयु, जिनको के मैं ये कहूँ कि जो अभी तक 40-50 वर्षों तक मेरी चित्रकला बहुत से कार्यालयों में, रेस्ट हाउसों में और इनमें हरियाणा टूरिज्म के तो महत्वपूर्ण जो ये रेस्टोरेंट हैं, उनमें लगभग मैंने 30 वर्षों तक अपनी चित्रकला का पेंटिंग्स उन्हें दी हैं। सेक्रेटेरिएट के लिए काफ़ी काम किया है और बर्ड्स का तो मैं स्पेशलिस्ट रहा हूँ, अखबारों में भी आता रहा है। आप मेरा ये भी देख पाएंगे कि मॉडल, जो मिनिएचर मॉडल, सूक्ष्म मॉडल मुझे करनाल में बनाने का अवसर मिला। तो उनके जो अधिकारीगण थे, इंजीनियर, उन्होंने कहा कि आपको ये मॉडल से सूक्ष्म मॉडल तैयार करने हैं हमारे ट्रैफिक पार्क के लिए और सीएम साहब ने इनॉग्रेट करना है। मैंने कहा दिखाइए नक्शा कहाँ है। तो उन्होंने कहा हमारे चीफ आर्किटेक्ट से मीटिंग करवाते हैं। तो चीफ आर्किटेक्ट ने भी कहा कि नक्शा तो नहीं है, तो उसमें आर्किटेक्चरल भी, सिविल इंजीनियरिंग भी और पेंटिंग भी, ये तो मेरा है ही।
तो वो अभी इंस्टॉल हैं। कभी वहाँ देखिए बड़ा मनोरम दृश्य रहता है। और वहाँ पर मैंने फाइबर से लगभग 18 फीट ऊंचा कर्ण ताल पर स्टैचू बनाया है। अभी ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाया है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और लगभग मैं 25-30 वर्षों तक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट रहा हूँ। उसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस बड़े खुश होते थे, राष्ट्रीय पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो नाम बताने का समय लिमिटेड है, इसलिए मैंने बहुत पॉलिटिकल कार्टून बनाए। नाम बताइए। जैसे अटल जी के मैंने बहुत कार्टून बनाए, बड़े खुश होते थे। और वीपी सिंह के बनाए, राजीव गांधी के बनाए। और हरियाणा की जो राजनीति है इसमें जो देवीलाल बड़े पसंद करते थे, उन्होंने तो मुझे मुख्यमंत्री होते हुए अवार्ड भी दिया था, स्टेट अवार्ड। और उप प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने मुझे प्रदर्शनी में देखने आए थे साक्षात। वो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि हाथ लगाकर ये देखता है कि ये किस चीज़ पर बनी हुई है। वो एक नेता ऐसे थे दोनों, अटल जी और ये देवीलाल जी। उन्होंने हाथ लगाकर ये देखा कि ये कैनवस पर बड़ी अच्छी चित्रकारी की हुई है। तो उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया ये बहुत ही सालों साल चलने वाली है। तो इसके अलावा मैंने बहुत सारे शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए भी मैंने, जो भी मुझे पूछते थे, यंगस्टर जो चित्रकार हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, कुछ भी कोई भी विधा में जानने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये इसमें ये मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और ये मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं होता, बशर्ते कि वो खूब मेहनत करें, क्योंकि मैंने इसमें साधना है, चित्रकला में साधना है डॉक्टर साहब। और ये स्वाध्याय भी है, ये मेडिटेशन के साथ साथ ये दवाई भी है। एक यहीं से ही फिरोजा मेहरोत्रा IAS होती थी सीनियर, उन्होंने अपने खादी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, पेंटिंग खरीद के लगाई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक हमारी मित्र हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उन पर सब सुख सुविधाएं हैं, परंतु उन्हें हेडेक रहता, सिर दर्द रहता। तो वो पेंटिंग के शौकीन है। मैंने कहा उन्हें भेजिए। वो आप मानेंगे रोजाना अलग अलग लग्जरी गाड़ियों से आते। तो मैंने उन्हें 1 सप्ताह तक ही बताया था। उन्होंने, क्योंकि ये ऐसा विलीन रहने वाला हमारा प्रोफेशन है कि इसके अंदर हम बैठ जाएं तो पेंटिंग पता नहीं 6-7-8 घंटे तक बैठे रहते हैं। तो उनको सारा कुछ सुख सुविधाएं होते हुए जब आप इसमें विलीन हो जाते हैं, इतनी गहराई में चले जाते हैं, तो सारा कुछ सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो जो हेडेक होती है, शरीर का कोई भी पेन होता है, वो सारा वहाँ पर श्रिंक हो जाता है। तो वो एकदम फ्रेश मिले मुझे, कहते जी आपने तो ये तो चिकित्सा भी है चित्रकला। तो ये चित्रकला चिकित्सा के रूप में भी है। और ये इससे मैंने 1975-76 से मैंने शुरुआत की थी। तो तब से ही मैं स्टडी करते करते मैंने इसे कमर्शियल अडॉप्ट किया, क्योंकि पारिवारिक सरवाइव करने के लिए, सभी कुछ सेटल करने के लिए जिम्मेदारियों के होते हुए हमने इसे खूब गहनता से, गहराई से इसका लर्निंग किया है। पहले लर्निंग देन अर्निंग, इस मोटिव से लेकर के। और उस ज़माने में हम 100-200 रुपये दे करके, वैसे तो बहुत अच्छे गुरु का आशीर्वाद रहा है, स्टडी तो बहुत ज़्यादा की है, परंतु जो अच्छे स्किल्ड निपुण गुरु का आशीर्वाद मिले, जिनसे के शिक्षा दीक्षा मिले, आज मैं इस मुकाम पर उन्हीं के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, माता श्री के आशीर्वाद से इस मुकाम पर है।
और कॉमर्शियल आर्ट में इसमें 3 विधाओं में जाते हैं। एक तो फैकल्टी में चले जाते हैं, तो उनमें तो बच्चे अगर अच्छे क्रिएटिव हों तो वहाँ क्रिएशन करने का बड़ा आनंद आता है, खुद भी सीखते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। दूसरा है कार्यालयों में एक अधिकारी के रूप में आर्टिस्ट ज्वाइन करते हैं, फिर वो प्रमोशन होते होते हो भी कि ना हो, मैं भी कला कार्यकारी अधिकारी रहा हूँ आर्ट एग्जीक्यूटिव। तो उसमें जिस वक्त मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने उन्हें कहा, पूरी कमेटी को, IAS ऑफिसर थे HCS, मैंने उन्हें कहा कि मुझे सिफारिश से नहीं, किसी के भी कार्टूनिस्ट होते हुए सभी जानते थे, परंतु मैंने उन कमेटी को कहा कि आप मेरा सिलेक्शन करने से पहले मेरा इंटरव्यू तो लेंगे ना। अभी जैसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपका आदेश संदेश प्यार भरा जब मुझे मिला कि रूबरू में आने का अवसर मिलेगा, तो मैं नमन करते हुए मैंने सोचा कि इसे के साक्षात्कार के रूप में मैं लेता हूँ। तो साक्षात्कार तो मेरा फेवरेट है कि जब वे डेली कार्टून बनाते थे तो डेली बर्निंग न्यूज़ के ऊपर जो कार्टून बनाया जाता था वो डेली चैलेंज होता था, तो वो साक्षात्कार ही होता था जी। तो आपने साक्षात्कार तो मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे साक्षात्कार को रूबरू में खुद स्वयं से भी रूबरू करवाया और सभी से रूबरू करवाया। इसका मैं आजीवन कृतज्ञता आपके व्यक्त करता हूँ। अब मैं आता हूँ कि आर्ट का मैं कंटिन्यूटी करता हूँ कि कला में असली जीवन जो यात्रा है वो मुख्य रूप से इतना मैंने इसमें विलीन होकर के शिक्षा ग्रहण की है कि आप एक छोटी से छोटी लिखाई से लेकर के कि आपके घर से शुरू करते हैं तो एक नेम प्लेट से शुरू करते हैं जी। तो हम अपनी कलम से, कलर से, अपने स्वयं किसी भी राइटिंग में, अब तो कंप्यूटर आ गए हैं, मैंने तो उस लेखनी से, कलम से बहुत शानदार स्टाइलिश लिखाई की है जी। तो उस लिखाई कर्सिव राइटिंग वो इस पेन से होती है। जी जी जी। अगर कभी समय मिलेगा तो हम इससे कार्टून बना के, ये जो पेन है ये कलम की तरह से इसका पॉइंट बनाया हुआ है। अभी कोई कार्टून बना के दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल, एक सफ़ेद पेपर दें तो भी बना के दिखा देता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत सुंदर बात रहेगी कि तुरंत बना के दिखाएं, उसमें भी ऐसे ही बना के दिखाएं। मेरा कार्टून बनाएंगे? आपका कैरिकेचर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको मेरे सामने 20 मिनट बैठना पड़ेगा। कार्टून के लिए? कैरिकेचर। मैं आपको कार्टून और कैरिकेचर के बारे में बताता हूँ जी। कार्टून केवल बनाए जाते हैं जो हमें पॉलिटिशियन और जनता के बीच में सेतु का काम करें। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी सच्चाई झूठ को उजागर करें जी। उसमें जो बुद्धिजीवी अच्छे पॉलिटिशियन राजनेता होते हैं वो उससे प्रेरणा लेते हैं और हमारी प्रशंसा करते हैं जी। तो वो केवल हम उनकी भावनाओं को उजागर करके और जनता के बीच राजनेताओं को सेतु का काम करें, उसे हम ये कार्टून कहते हैं। तो कैरिकेचर हम किसी का भी बना सकते हैं, जैसे आपका बना सकते हैं जी। आपका बना के दे के जाऊंगा। अभी एक बार आप कार्टून अगर पहले मैं कार्टून बना देता जी जी जी। कार्टून की कुछ कंडीशन होती हैं, हम जुडिशरी का नहीं बनाते और ये राष्ट्रपति का नहीं बनाते, गवर्नर का नहीं बनाते, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिशियन आदमी होते हैं जी। प्रधानमंत्री का बना सकते हैं, उसका बना के दे सकता हूँ मैं जी जी, क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं जी। तो प्रधानमंत्री का अगर कोई बना सके आप? जी जी बिल्कुल बना के दे के जाऊंगा। अभी मैं कार्टून बनाता हूँ जो कि फिलहाल
जो चलता आया है दिखाने के लिए। तो अभी मैं कार्टून बनाता हूँ, टाइम देख लीजिए, जो कि बहुत प्रचलित भी रहे हैं और मैंने बनाए भी बहुत हैं। धूमल के और वीरभद्र के दिव्य हिमाचल में कार्टूनिस्ट होते हुए बहुत कार्टून बनाए हैं। नज़र आ रहा है? जी जी। पेंसिल से खाली इतना आइडिया लेते हैं, बाकी काम ये वैसे तो ब्रश करती है, लेकिन हमें ये स्टेशनरी मैन्युफैक्चररों ने एक सुविधा दे दी है, कैमलिन जी तो उनसे ये कलम का काम करते हैं। इसमें इंक भरी हुई होती है, जी। तो इससे हमारा ये किसका बनाया है ये आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी देखिए। जी ये मेरे ख्याल से जी। सोनिया और मनमोहन सिंह हाँ जी, बिल्कुल वही लग रहे हैं, लग सोनिया रहे गांधी जी और बस अब मनमोहन सिंह जी। अब आपकी शनाख्त होगी, मुझे ये यकीन हो गया कि मैंने ठीक मैं अभी तक ठीक बनाता रहा इसके पीछे ये आपने बताने की कोशिश की है जी कि प्रधानमंत्री चाहे वो हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन सारी सोनिया जी मैंने की। इसमें ये कोशिश किया है जी कि आप प्रधानमंत्री का तो निर्णय ले रहे हैं,
कि प्रधानमंत्री मुझे इतने सालों तक आपने रखा, वो तो मैंने कर दिया, अब मेरी गुंजाइश नहीं है, जी परंतु पहले आप अध्यक्ष का तो चुनाव करें। जी अभी तो आपके पास अध्यक्ष ही नहीं है जी जी जो कि आप पार्टी का सिंबल पर चुनाव लड़ सके, जी जी मेजोरिटी में आ सके। जी लेकिन ये गुमसुम वो रहते हैं, मनमोहन मौन ही रहते हैं। जी तो ये इसमें बनाने का एक कोशिश किया है, तो इसमें हम कैप्शन लिख के इसे क्लियर कर देते हैं। जी 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 ये कैप्शन इसका क्या आएगा? इसमें कैप्शन न्यूज़ पर जो अखबार में बर्निंग न्यूज़ होगी जी ये इनके ऊपर वो यहाँ लिखी जाएगी और नीचे उसका रिप्लाई लिखा जाएगा। जी जी उसके लिए कार्टून में हम एक करेक्टर तैयार करते हैं। जी जैसे मैं दिव्य हिमाचल में था तो यहाँ मैंने एक लेडी बोबो जी नाम से करेक्टर बनाई हुई थी। जी बोबो जी हिमाचल में बड़ी लेडी को बोलते हैं, जैसे यहाँ हरियाणा में ताऊ को मान्यता देते हैं। अब मुझे जो मैंने इस वैधा में जो चित्रकला में जो कुछ इतना निपुणता से कार्य किए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी चित्रकला का कार्य हो वो मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान है। और मुझे हरियाणा सरकार ने 30 साल बाद, पहले 30 साल पहले स्टेट अवार्ड दिया था। अब 30 साल बाद फिर मुझे स्टेट अवार्ड मिला था दिसंबर 2019 में, और राष्ट्रीय अवार्ड 2 बार मिल चुके हैं एज ए कार्टूनिस्ट ऑल इंडिया मीडिया की तरफ से। और अभी मैं भारत सरकार के संस्थान CCRT का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे आपकी तरह से बुला करके मुझे सीनियर फेलोशिप दिया है। क्या बात है। उसके ऊपर मैंने एक पूरे सबमिट करनी होती है वैसे साइटेशन जी, तो वो एक साइटेशन ने उसके साथ साथ मेरी प्रोफाइल भी बार बार देनी पड़ती थी, तो मैंने अपनी साइटेशन तैयार की, इस बुक की शेप में तैयार कर दी है। जी जी जी। और आपके आशीर्वाद से अगर चाहा तो मेरा नाम पद्मश्री के लिए भी गया हुआ है जी। तो इस कार्य में ये मैंने पिंजौर गार्डन में पेंटिंग बनाई है, म्यूरल मुगल मिनिएचर पेंटिंग जी ये जी, इसके स्पेशल कलर होते हैं जी। ये जो मैं ये अवार्ड देते हुए ये मैंने प्रशिक्षण देते हुए टीचर्स को। जी जी। और ये एक लोक चित्रकला होती है सांझी, सांझी, हाँ जी, उसका और ये मुझे कर्सिव राइटिंग मैंने इसमें दिखाया है। और ये एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। और ये मेरे को ये मेरी उनकी प्रदर्शनियों में जो आते थे गवर्नर्स और एमिनेंट जो पर्सनैलिटीज आती थी, ये हरियाणा की तरफ से मुझे अवार्ड इन मुख्य 3 अवार्डों के लिए सीनियर फेलोशिप, राष्ट्रीय पुरस्कार, स्टेट अवार्ड, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। और एक ही फ़ोन पर मेरे पास ये सभी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ मेरी कला साधना की वजह से और मेरे डेडिकेशन की वजह से, डिवोशन की वजह से, ये सभी मेरे एक फ़ोन पर मेरी प्रदर्शनियों देखने आते थे और मेरी चित्रकला को सराहा करते थे। ये एक अभी शिक्षा दिवस पर मुझे अवार्ड मिला है और ये कला विभूति अवार्ड विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान का पूरे राष्ट्रीय जो प्रोग्राम था उसके अंदर कला विभूति सम्मान से हरियाणा के राज्यपाल द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। ये रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने आउटस्टैंडिंग आर्ट क्रिएटर के अवार्ड से मुझे नवाजा है। तो ये समय समय पर मिलते रहते हैं, ये मेरी चित्रकलाएं हैं। अब मेरे माइलस्टोन में, लाइफ के माइलस्टोन में एक और मुझे ये जुड़ गया है। आपने मुझे इस कला महोत्सव में सम्मिलित करके मेरी प्रोफाइल में मैंने ये लगा दिया है। तो क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ा भारत सरकार का संस्थान है और आपकी रहनुमाई में ये चल रहा है।
कला महोत्सव, ये मैं प्रतिदिन देखता हूँ। जी। जितने कलाकारों को आपने ये मंच प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही सराहना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और आप इसे जारी रखिएगा। जी, प्रयास यही है। जब भी हमें चित्रकला करते करते हमें कभी सुकून की आवश्यकता होती है, तो हम इस मंच को नमन करने के लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तुरंत यहाँ आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में हम आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, ताकि आप हमेशा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को अपने दिल में बसाए रखें। और आप जब भी उसको देखें, स्मृति चिन्ह को, आपको हमारी याद आए, आपको संस्कृति मंत्रालय की याद आए, आपको भारत सरकार की याद आए। और ये एक छोटा सा ऐसे तीर्थ स्थल पर जी, और इस तीर्थ स्थल पर और आपकी रहनुमाई में ये चल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। और आप साक्षात सौभाग्यवर्धन जी के दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी छोटे 1-2 फोटोग्राफ आपके वो अकेले लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग रखना है हमारा। ये तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में होनी चाहिए। आपको एक टोकन ऑफ लव के रूप में मैं भी आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहूंगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सहृदय से स्वीकार करें। ये तो मेरे लिए अमूल्य है। जी, सो नाइस ऑफ यू आपका। तो आइए अब देखते हैं एक छोटी सी 4 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं उसको, या एक जो काम किया है, एक 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी इनके जीवन के आयाम, इन्होंने क्या काम किए हैं, किस विभिन्न प्रकार के काम किए हैं, वो आपके सामने प्रदर्शित होंगे। तो आइए देखते हैं श्री वीपी जी की डॉक्यूमेंट्री। रोको। तो आइए देखते हैं श्री वेद प्रकाश जी की। वेद प्रकाश? हाँ, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं श्री वेद प्रकाश वर्मा जी के कामों की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। धन्यवाद। ये एंड से पहले
प्रणाम। आज हम फिर आपके सामने एक रूबरू लेकर आए हैं, क्योंकि आज रविवार है और हमारी जो श्रृंखला है उसका आज अंतिम दिन है। ऑनलाइन श्रृंखला का आज अंतिम दिन है और हम लगातार कश्मीर के कलाकारों को 1 महीने से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना चाहे हो गया हो या ना हो गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने घर से बाहर जाकर कश्मीर की वादियों में अपने प्रोग्राम तैयार किए और हम तक इसलिए भेजे कि हम आप तक पहुंचा पाए और आप कश्मीर के लोगों को, जो हमारे हम वतन हैं, उनको भी देख सकें, उनकी कला को भी देख सकें, उनकी कला को एक्सेप्ट भी कर सकें। हम हर जगह घूम नहीं सकते और मैं अनेक बार कश्मीर गया हूँ, श्रीनगर गया हूँ, मुझे कोई ऐसा वहाँ डर नहीं लगा। हर आदमी वहाँ आम जा सकता है, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति वहाँ जा सकता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ कोई परेशानी है। ये जो परेशानी है ये बस दिखाई पड़ती है, लेकिन जो भारत के लोग वहाँ जाते हैं, जो भारत के लोग वहाँ घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, कभी आप देखिए उनके साथ कभी कोई समस्या नहीं आई। तो आज हमारे साथ आई हैं इफ्रा, जो एक फोक आर्टिस्ट हैं और श्रीनगर में रहती हैं। और आप को मैं श्रीनगर की शेरनी कहता हूँ, कश्मीर की शेरनी इसलिए कहता हूँ कि हम सभी को पता है कि कश्मीर में लड़कियों में एक पर्दादारी है और उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी शायद बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में है। और ये एक बहुत अच्छी फ़नकार है, बहुत अच्छी एक ह्यूमन बीइंग है, जो जिनको सिखाती हैं बच्चों को, अपने दिल से लगा के रखती हैं, जैसे एक माता पिता अपने दिल से लगा के रखता है या एक गुरु अपने दिल से लगा के रखता है। और ये पढ़ी लिखी भी हैं और फोक भी साथ में लेके चलती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है और इनको एक दर्जा और हासिल है कि ये मेरे ख्याल से पहली लड़की है, जो बातचीत में पता लगेगा, जो कश्मीर की लड़कियों को कश्मीर से बाहर पूरे भारत में लेके गई हैं, जो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एक लड़की होते हुए भी इन्होंने उस चीज़ को समझा है और बाहर से आके संदेश दिया है कि भाई हम सब एक हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इफ्रा जी का। इफ्रा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने ये हमारा प्रोग्राम देखा है, आज उसका आखिरी दिन है। हाँ जी सर। 1 महीने का प्रोग्राम था ऑनलाइन। हाँ जी। और इसमें हमने कश्मीर के जो कलाकार हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हमने मोहब्बत भी की है और उनको सामने लाने की कोशिश भी की है, क्योंकि हमने कश्मीर और अब इसके बाद जम्मू के लिए 1 महीने का स्लॉट रखा। अब आने वाला टाइम जो है, जब दोबारा शुरू करेंगे 1 महीने का, तो उसमें सारे जम्मू के कलाकार होंगे और उसके बाद जो तीसरा महीना शुरू करेंगे उसमें सारे लेह लद्दाख के कलाकार होंगे। तो आपको कैसा लगा कि सारे आर्टिस्ट बाहर आए, आप घर के अंदर सारे बैठे थे? और पहला सवाल ये है कि आपके घर में क्या फोक था, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई भी की है और आपने फोक ट्रेडिशन को भी अपनाया, तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को आपने कैसे जोड़ा और घर के ऐसे कौन से लोग थे जिसने आपको इसके लिए आगे बढ़ने के लिए कहा या बिल्कुल नहीं कहा? इस बारे में थोड़ी सा आप हमें बताएं। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे रूबरू में आने का मौका दिया और आपसे रूबरू मैं हो पाई। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली अपनी जर्नी के बारे में आपको सब कुछ बोलना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, श्रीनगर बटमालू से, नियरेस्ट जो लाल चौक है। बटमालू? हाँ जी सर, बटमालू, जो कि श्रीनगर में आता है। जी जी जी। तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद क्या हो गया सर, इंटरेस्ट तो मुझे कल्चर में पहले ही था। तो जब स्कूलिंग डेज़ होते थे तो उस टाइम हम छोटे छोटे सेमिनार्स करते थे। लाइक हमारा 15 अगस्त होता था, 26 जनवरी होता था, तो उसमें ये प्रोग्राम्स इवेंट्स होते रहते थे, जो कि हमारा कश्मीरी ट्रेडिशनल है रूफ, तो वो हम करते रहते थे। तो उसके बाद मेरी फैमिली में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और मेरा एक छोटा भाई है और छोटी सिस्टर है, तो बड़ी मैं ही हूँ।
तो उसके बाद सर, लेकिन मेरे घर में बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था। तो क्योंकि हमारे कश्मीर में ये बोला जाता है कि ये ठीक नहीं है लड़कियों के लिए। हाँ, सही बात है, पुरानी रवायत ऐसी चली आ रही है। एग्जैक्टली सर। तो हम तो बिल्कुल भी घर वालों का सपोर्ट नहीं था। तो बट हम स्कूल्स में करते थे तो घर वालों को पता नहीं चलता था कि हम ऐसे कर रहे हैं जी। तो सर यही है कि हमारे घर में सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन स्कूल्स वगैरह में आप प्रोग्राम जब करती थी, हाँ जी तो सर। क्या घर वालों को पता नहीं लगता था? 15 अगस्त में जब हम पार्टिसिपेट करते थे या 26 जनवरी या फेयरवेल पार्टीज होती तो डेफिनेटली घर वालों को इतना नॉलेज नहीं था कि वो बोलते कि आप क्या कर रहे हो वो ये तो, बट इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। देखते थे लेकिन इजाजत नहीं देते थे। सही बात है सर। ये हर माता पिता का होता है। अच्छा, इसके बाद स्कूलिंग के बाद आपने कॉलेज में पढ़ाई कहाँ तक की और आपके सब्जेक्ट क्या थे? सर उसके बाद मेरा 11th 12th हो गया, जो कि मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल से किया। उसके बाद मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया। जो सर फिर कॉलेज लाइफ से ही मेरा एक्चुअली में ये स्टार्ट हो गया। मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम कर रही थी तो हमारे कॉलेज में संगीत नाटक एकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वर्कशॉप आ गया, जिसके ऑर्गेनाइज़र गुलजार सर थे। तो उनकी वजह से वो वर्कशॉप वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट, मतलब वो कर रहे थे कोऑर्डिनेट। तो फिर उनकी वजह से उन्होंने फिर हमें कॉलेज की तरफ से एक वहाँ पे नोटिस निकला कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो स्टूडेंट इंटरेस्टिंग है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहली बार लाइफ में इतनी बिग अपॉर्चुनिटी मिली थी, डेफिनेटली मैं खोना नहीं चाहती थी, तो मैंने पार्टिसिपेट करा सर। उसमें हमने 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा। उसके बाद हमारा उसका ग्रैंड फिनाले हो गया। ऑलमोस्ट 30 डेज़ हमें उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। उसमें हमें सिखाया गया जो कि हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल रुफ जो हमारा है, कैसे ईद पे हम रुफ करते हैं, कैसे शादियों पे रुफ होता है, कैसे जब सुबह का टाइम होता है, हमारे कश्मीरी में मेहंदी रात होती है, दुल्हन जब सुबह के टाइम होती है उस टाइम कैसे रुफ होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के रुफ्स हमें दिखाए गए वहाँ, जो कि हमारा वहाँ पे प्योर ट्रेडिशनल था। उसके बाद क्या हो गया सर, फिर हमें जब हमने ये वर्कशॉप कंप्लीट किया, इसका ग्रैंड फिनाले हो गया टाइगर हॉल में, जिसमें बहुत बड़े डिग्निटरीज़ वहाँ पे आए थे। तो फिर ऑब्वियसली हमारी फैमिली भी वहाँ पे आई, उनको भी बुलाया गया था हमें कॉलेज की तरफ से, आप भी आइए, आपके स्टूडेंट, आपके बच्चों ने ऐसे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो हम वहाँ पे डेफिनेटली, मेरे पेरेंट्स आए, मेरे मम्मी और पापा आ गए दोनों वहाँ पे। तो जब मेरे मम्मी और पापा ने वो चीज़ देख ली सर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मतलब उनको बिलीव ही नहीं हो गया कि हमारे कश्मीरी कल्चर में इतना ज़्यादा वैल्यू है कि मेरी बेटी वहाँ पे परफॉर्म कर रही है आगे स्टेज पे और इतने बड़े बड़े लेजेंड्स नीचे बैठे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए मेरे घर वाले। उसके बाद सर हमें वहाँ पे एक ऑर्डर आया कि कॉलेज की तरफ से आपका, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपका टूर है NCZCC की तरफ से इलाहाबाद में, फर्स्ट टाइम जो मेरा टूर था वहाँ पे। तो सर मैंने घर वालों को बोल दिया कि ऐसे टूर है, हमें ऐसे आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि ऐसे NCZCC की तरफ से, जो कि गुलजार सर ने हमें बोला था कि आप ऐसे टूर है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें। सर मैंने घर वालों को बोला तो ऐसे बात है, तो मेरे घर वाले बोलते नहीं जाना है आपने। तो मैंने घर वालों को बोला क्यों। मैंने सर से बात की और भी स्कूल के टीचर्स थे वहाँ पे हमें, मैंने उनको बोला कि मैम हमारे घर में, सर हमारे घर में अलो नहीं कर रहे हैं। तो इवन कि गुलजार सर ने हमें उस टाइम ये भी बोला था कि आप लोगों का बिल्कुल जाना रहना फ्री है, इवन कि आपको वहीं से पैसे मिलेंगे। तो जब ये बात मैंने घर वालों को बोल दी तो वो और ज़्यादा डर गए। वो बोल रहे ऐसा क्यों, कौन ऐसा करता है कि आपको जाना भी, खाना भी, रहना भी फ्री है और आपको उल्टा वहाँ से पैसे मिलेंगे। तो मेरे घर वाले और ज़्यादा डाउट में हो गए, नहीं जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब तो हम आपको बिल्कुल ही जाने नहीं देंगे सर। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। वहाँ से मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा था कि मैं करूँ कुछ, मैं कुछ अचीव करूँ। तो सर मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया अपने घर वालों को कि आप मुझे एलो कीजिए। डेफिनेटली आपने देखा, घर वाले बोलते हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, आप करो, अगर आपको कल्चर में शौक है आप इधर ही करो, बट हम आपको मतलब आउट ऑफ स्टेट नहीं छोड़ सकते। सर फिर मैंने अपने घर वालों को बहुत मनाया। तो फिर वहाँ पे मैं अपने पापा को थैंक्स करना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया। मेरे पापा बोलते ठीक है मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इस बेसिस पे परमिशन दे सकता हूँ, अगर जो आपको टूर पे ले जा रहे हैं अगर वो लोग मुझे भी लेंगे साथ में, तो मैं देखूँगा कि वहाँ पे होता क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा मतलब फिक्र होती है।
तो फिर उसके बाद कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जो कि उसमें सेलेक्ट हो गए थे, तो उनके पेरेंट्स की यही डिमांड थी। तो फिर हमने सुबह जाके गुलजार सर से बात की। हमने बोला सर ऐसे बात है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो डेफिनेटली हम लोग आएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम आई डोंट थिंक सो कि हमारे घर वाले हमें परमिशन करेंगे। सर बोलते ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स को साथ लाइए। सर मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पापा जो है वो इलाहाबाद तक आ गए मेरे साथ में। इलाहाबाद में हमारा फर्स्ट टूर था उस टाइम NCZRC की तरफ से। तो उस टाइम जब मेरे पापा आ गए वहाँ पे, उन्होंने देखा वहाँ पे सर सीरियसली इवन आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जब मेरे पापा ने वो स्टेज देखी वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के कलाकार उन्होंने देखे, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, एक्स्ट्रा मतलब हर किसी स्टेट से उन्होंने देखा, तो वो स्पीचलेस हो गए वहाँ पे। और जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा स्टेज वहाँ पे बना कर एग्जैक्टली सर, मतलब मेरे पापा ने उस टाइम मुझे बोला कि मैं कैसे आपके सर का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने आपको इतना बड़ा मौका यहाँ पे दिया। और मैं सीरियसली मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता कि अगर आप यहाँ पे नहीं होते। सर हमारा वहीं से अटैच एक और टूर था, तो मेरे पापा ने उधर से फ़्लाइट की इलाहाबाद से, उन्होंने सिर्फ 2 दिन वहाँ पे देखा एनवायरनमेंट। मेरे पापा बोलते अब आज से आप फ्री हो, आपको इस लाइन में जाना ना, आप जाओ, मैं बाकी सबको समझाता हूँ, आप टेंशन मत ले लो, मैं बाकी सबको समझाता हूँ ईजीली, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, मैं ये आपको हाथ से जाने नहीं दूँगा। ठीक, तो आपके वालिद वैसे करते क्या हैं? सर मेरे पापा जो है वो बिजनेसमैन है, उनका फर्नीचर का बिजनेस है। ओह, आपकी जो अम्मी है वो घर में ही घर को चलाती हैं या कहीं नौकरी करती हैं या बिजनेस करती हैं? नहीं सर, मेरी जो मम्मी है वो हाउस मेकर है। जी, ये हाउस मेकर शब्द का क्या मतलब हुआ? सर हाउस मेकर का मतलब ये होता है जो पूरे घर को चलाती है। अच्छा, तो पूरे हाउस को बना के रखती है, जो sir. सारा संचालन करती है। एग्जैक्टली सर। बहुत अच्छा लफ्ज़ जो आज मैंने लिया है। और हमारे यहाँ जो है उसके अलावा, कश्मीर के अलावा, हम लोग इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं जो हाउस वाइफ। ओके सर। हाउस वाइफ का मतलब ये होता है कि जो नौकरी नहीं करती या जो बिजनेस नहीं करती, वो उसको हम लोग हाउस वाइफ कहते हैं। बहुत अच्छा एक नया लफ्ज़ मुझे मिला है, मेरे लिए अच्छा है। आपके अभी जो आपने जितनी देर बात की है 10 से या 15 मिनट, उसमें आपने एक आदमी का नाम 3-4 बार लिया। ओके सर। और वो नाम है गुलजार। यस सर। ये गुलजार कौन है? सर गुलजार अहमद भट्ट सर, जो कि ऑलरेडी फोक के गुरु हैं, जिनकी वजह से हम सब निकले हैं, ऑलमोस्ट कश्मीर के लीडर जितने भी हैं। ही इज़ द टैलेंटेड, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। अच्छा, वो मेरे गुरु हाँ, आपको पता होगा कि मैंने गुलजार अहमद भट्ट का भी इंटरव्यू लिया है। हाँ जी सर। तो उनका नाम, अच्छा ये एक बात बताइए कि गुलजार अहमद भट्ट मैं जिसको भी वहाँ से बुलाता हूँ, ओके सर, 90% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गुलजार जी हमारे गुरु हैं। ओके सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुलजार एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिकॉज आई एम हियर। आई थिंक उनकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। अगर वो उस टाइम वर्कशॉप नहीं करते हमारे कॉलेज में, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं होती। और इवन कि जो मेरे साथ और भी स्टूडेंट जुड़े हैं, वो भी बाहर की दुनिया नहीं देखते अगर वो उस टाइम वर्कशॉप नहीं करते। और अगर वो उस टाइम हमें वैसा, मतलब उन्होंने इतना मोटिवेट किया हमारे घर वालों को, और इतनी परमिशन दी कि आप अपनी फैमिली के मेम्बर को भी ला सकते हो देखने के लिए, तो डेफिनेटली सर अगर वो नहीं होते तो ऑब्वियसली हम भी यहाँ पर नहीं होते। अच्छा, आपने अपने वालिद के बारे में बताया कि वो बाहर जाके स्पीचलेस हो गए वो प्रोग्राम देख के। जब आप पहली बार बाहर गई कश्मीर से, ओके सर, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर जब मैं पहली बार गई तो डेफिनेटली मुझे टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट लगा एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, क्योंकि जब हमने बाहर देखा, बाहर का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। और इवन कि सर आपको पता ही हो गया कि हमारे कल्चर को रिच माना जाता है, कश्मीरी कल्चर को। तो जब हमने अपना कल्चर बाहर प्रेजेंट किया, तो वहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम प्लीज़ हमें आपके साथ सेल्फ़ी उठानी है, मैम प्लीज़ हमें आपके साथ सेल्फ़ी उठानी है, जैसे कि मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो गया कि मैं पता नहीं क्या हूँ सर। क्योंकि जब मैंने देखा कि आसपास के सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि मैम हमें सेल्फ़ीज़ उठानी है, आपके साथ एक क्लिक उठानी है प्लीज़ मैम। और जब हम स्टेज पर जा रहे हैं सर, तो नीचे इतनी ज़्यादा लाखों में ऑडियंस है सर। उस टाइम तो मैंने डिफरेंट ही एनवायरनमेंट देखा, और उससे ज़्यादा फिर शौक ही आगे ज़्यादा बढ़ गया सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने महसूस किया
कि वो आप लोगों की इज्जत भी करते हैं और मोहब्बत भी, बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा बहुत respect आपको वहाँ देते पे हैं। मोहब्बत बहुत मिली। बहुत ज़्यादा मोहब्बत। ये मैं भी महसूस करता हूँ। जब मैं श्रीनगर गया हूँ, अलग अलग गाँव में गया हूँ, मैंने भी महसूस किया कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोफेशनली इसको कब से अपनाया? सर उसके बाद जब ऐसे मैंने एज अ स्टूडेंट काम किया गुलजार सर के साथ, तो फिर आफ्टर 3 इयर्स गुलजार सर ने मुझे ये बोला कि आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कोई गुरु ये बोल सकता है, बट उन्होंने मुझे ये बोला कि आप, मुझे लगता है कि आप में वो टैलेंट है, आप अपने कश्मीरी कल्चर को प्रमोट कर सकते हो आगे, तो आप में वो हुनर है, तो आप ऐसा कर लो, आप अपना सा ग्रुप खोल दो, तो आप डेफिनेटली आगे काम कर दो। सर फिर मैंने NZCC में एक एप्लीकेशन डाली, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बातें मैंने ऐसे ऐसे जगह पे एज अ स्टूडेंट परफॉर्म किए, तो फिर NZCC ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर NZCC की तरफ से मुझे सबसे बड़ा प्रोग्राम जो मिला वो कुरुक्षेत्र में मिला इन द ईयर ऑफ 2016। तो फिर NZCC की तरफ से मुझे वो प्रोग्राम मिल गया, तो फिर मैंने वो किया। फिर NZCC ने भी देख लिया कि मतलब सही में इसमें टैलेंट है, ग्रुप भी बहुत अच्छा था, तो हमारा परफॉर्म भी बहुत अच्छा था, जो कि हमारा ट्रेडिशनल है, रूफ है, वो मैंने प्रेजेंट किया था वहाँ पे। तो NZCC ने मुझे फिर कंटिन्यूसली मौके दिए जैसे उनको ठीक लगा। उसके बाद सर मुझे संगीत नाटक एकेडमी से भी मौका मिला वहाँ पे जाने का, कुल्लू मनाली, वहाँ पे मुझे मौका मिला वहाँ पे। उसके बाद मैंने NSD में भी प्रोग्राम किया, जो कि मुझे NZCC थ्रू मिला था। NSD में वहाँ पे भी मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद सर मैं फ़ॉरेन भी गई NZCC थ्रू। कहाँ गई? ओमान। ओमान। हाँ जी सर, वहाँ पे भी मुझे मौका मिला जाने का। तो ऐसे मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई, ये वाली कल्चरल की लाइफ, फिर चलती गई, आगे चलती गई। तो सर अच्छा, आपने रूफ का नाम लिया है अभी। अच्छा। इसके बाद मुझे ये बताइए कि ऐसे और कौन कौन से डांसेस वहाँ हैं, डिफरेंट डांसेस, जो मेल और फीमेल अलग अलग करते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से इकट्ठे तो करते नहीं होंगे। हाँ अभी जी सर, हाँ जी सर। आने वाला वक्त शायद ऐसा करवा दे, ओके। क्योंकि जितना हम पढ़ते लिखते जाते हैं हम लिबरल होते जाते हैं, है ना? तो ऐसे कौन से डांसेस हैं अभी वहाँ, और जो जिनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए? सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ट फॉर्म्स है, रूफ डांस है, दमाली डांस है, बच नगमा है, हाफिज़ नगमा है, बांड पत्थर है, जो कि हेरिटेज माना जाता है वहाँ पे। सर बहुत सारे आर्ट हर फॉर्म्स हैं। बांड पत्थर का तो हमने पूरा प्रोग्राम में किया है अभी। हाँ जी सर, हाँ। जैसा कि आपने बार बार कहा कि आप रूफ डांस बाहर लेके गई, हाँ जी सर। तो इसके अलावा और कौन से ऐसे डांसेस या डांस फॉर्म्स हैं जो मेल और फीमेल करते हैं अलग अलग? सर वहाँ पे दमाली डांस है, बच नगमा है। दमाली डांस मेल करते हैं या फीमेल? सर दमाली डांस जो है वो मेल ही करते हैं। मेल ही करते हाँ हैं। जी सर। जी। बच नगमा डांस है वो भी मेल ही करते हैं जी। और बांड पत्थर है वो भी मेल ही करते हैं, वो भी मेल ही करते हैं। उसमें फीमेल जो है वो भी मेल ही बन के हाँ आते जी, हैं, हाँ है जी। ना? अच्छा, एक बात बताइए हाँ जी सर। कि आप तो डिफरेंट पार्ट्स में गई हैं भारत के, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा, या आपके साथ जो टीम थी उसको सबसे अच्छा कहाँ लगा? सर सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरी फेवरेट जगह है वो है साउथ केरला। केरला। अच्छा, वहाँ की ब्यूटी आपको अच्छी लगी होगी हाँ बहुत? सर, वहाँ की ब्यूटी और वहाँ के लोग भी सर, ऑल ओवर इंडिया में हर किसी जगह पे लोग बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। केरला। ठीक है, तो क्या कुछ वर्कशॉप्स आपने लगाई हैं बच्चों को सिखाने के लिए? हाँ सर सबसे पहले तो मैं खुद वर्कशॉप से ही जुड़ी हूँ जी। तो जब वर्कशॉप वहाँ पे नहीं होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं होती आपके सामने। जी। फिर सर मैंने एक और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है जो कि NZCC की तरफ से हो गया SMC बड़गांव कॉलेज में। हाँ जी सर, जो कि आपकी निगरानी में हुआ था सर। उस वर्कशॉप में मैं एज ए नोडल ट्रेनर थी वहाँ पे, मैंने उनको सिखाया है कुछ बच्चों को वहाँ पे सर, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, उसमें मैंने सिखाया। अभी हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं हाँ जी। अलग अलग गाँव के अंदर, विलेजेस में जाके। हाँ जी सर। तो उसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। ओके सर। और एक ऐसे इलाके में भी गए थे हम जहाँ जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे बताया गया कि ये इलाका बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो गुपचुपी शायद रखा गया था। तो जब मैं वहाँ से निकल के आ गया तब बताया गया कि यहाँ जो था ये इलाका थोड़ा सा गड़बड़ था। ओके सर। तो लेकिन मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। हमने कॉलेज में ही लगाई थी वहाँ पे वर्कशॉप, और लड़कियाँ बड़ी अच्छी थी वहाँ की, बड़ा अच्छा
करती हैं। अच्छा, आप तो यूथ से जुड़ी हैं, हाँ जी। यूथ का आइकन है ना। ज्यादातर मैंने देखा है कि इस चीज को जो आगे चलाते हैं वो लोग जवान नहीं होते, पुराने लोग ही ज्यादा इसको करते हैं। तो आपको क्या लगा कि जो नया यूथ है उसको इस तरफ शौक या झुकाव है या नहीं? सर हाँ, डेफिनेटली है सर। अगर वहाँ पे ऐसे वर्कशॉप्स कंटिन्यूसली हो जाए कॉलेज में तो वहाँ के लोगों को भी पता चलेगा। जैसे सर मैं पहली बार बाहर निकली तो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे बाहर से मिलेगा, तो तभी मैं अपना कंटिन्यू आगे कर पाई। तो मैं चाहती हूँ कि सर वहाँ पे भी ऐसे वर्कशॉप्स हो, क्योंकि वहाँ की यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है सर, बहुत ज़्यादा। तो बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे भी ऐसे ही, जैसे सर अभी बड़गांव कॉलेज से हमारे साथ 50 स्टूडेंट जुड़े हैं, तो डेफिनेटली जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो कश्मीर से जुड़ना वो बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर वैसे ही वर्कशॉप्स वहाँ पे हो गए तो डेफिनेटली यूथ हमारे साथ जुड़ेगी वहाँ पे, तो वो तो होना ही है, यूथ तो जुड़ेगी ही हमारे साथ। नहीं, यूथ तो जुड़ेगी, लेकिन उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन क्या अब ज्यादा छूट दे देते हैं जो पहले नहीं मिल पाती थी? सर फर्क आया है कुछ? सर हाँ, फ़र्क तो आया है, क्योंकि अब चल रहे हैं हम लोग, आगे आगे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके घर वालों को भी पता है कि इस चीज़ में वैल्यू है, तो हमारे बच्चे आगे कुछ कर सकते हैं। वैल्यू है तो हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं। हाँ सर, पढ़ाई के साथ साथ। एग्जैक्टली सर, है ना? पढ़ाई के साथ। अच्छा, पढ़ाई जो है वहाँ पे पूरी छूट आजकल अपने बच्चों को देते होंगे मेरे ख्याल हाँ से सर, पढ़ने सर की। कश्मीर में ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन्स हैं, ज़्यादा एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं तो कश्मीर गाँव में। की स्थिति क्या है? सर गाँव में भी, गाँव में भी विलेज में भी सब तो पढ़े ये लिखे एक हुए हैं। फर्क पड़ा है कि इसके अंदर लोग ज्यादा पढ़ाई के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। और आप तो बहुत सुंदर जगह रहते हैं। हाँ जी सर। इफ्रा, जब सीजन में वहाँ लोग आते हैं डल पे, क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग तो थोड़ा दूर पड़ता है, तो एक बिल्कुल मिनी भारत सा वहाँ बन जाता है। क्योंकि आज से 6-7 साल पहले मैं भी गया था और हाउस बोट में रहा था। तो आपको कैसा महसूस होता है सारे भारत के अलग अलग तरीके के लोग देख के? सर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, अपने आप को डिफरेंट समझते हैं वहाँ पे, जब हर एक स्टेट के लोग वहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनकी लैंग्वेज समझने को मिलती है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है। श्रीनगर का तो ज़्यादातर बिजनेस, ये जो टूरिस्ट है, इस पे ही सारा कुछ है। हाँ जी सर। तो अगर ये अच्छा ना जाए तो बहुत हाँ, परेशानी प्रॉब्लम होती होती होगी। है। तो चलिए, अच्छा है। और हम भी वहाँ जाके बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि डल झील तो दुनिया में, पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग जाते उसी के लिए हैं। और बहुत सारे लोग हाउस बोट में भी रहते हैं, क्योंकि आप यूथ की आइकन हैं। हाँ जी। तो आप जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहती हैं ताकि वो अपनी यहाँ की जो संस्कृति है उसको अपनाएं? अपना जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ उनको कि जो कि हमारा कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप अपने कल्चर की तरफ ध्यान रखिए तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। स्टडीज़ के साथ साथ आप अपने कल्चर को भी प्रमोट कीजिए, क्योंकि हमारे कश्मीर में ऐसा होता है जब कोई वहाँ पे बच्चा पैदा होता है सर, तो डेफिनेटली उसको मतलब कश्मीरी सिखाते ही नहीं है वहाँ पे, तो हिंदी में बात करवाते, उर्दू में बात करवाते। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम अपनी मदर टंग को ही भूल जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं ये जो मदर टंग हमारी है वो यूथ ही आगे चला सकता है। तो मैं अपने यूथ को ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने कश्मीरी कल्चर जो हमारा है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, जिसकी वजह से मैंने पूरे इंडिया में परफॉर्म किया है और जिसकी वजह से मैंने आउट ऑफ इंडिया भी परफॉर्म किया है, और मतलब जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसी वजह से हूँ, अपने कल्चर की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए और आप अपने कल्चर की तरफ ध्यान रखिए। वालिदैन को क्या कहना चाहेंगी? वालिदैन को मैं ये बोलना चाहती हूँ, हर एक पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखिए तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। जैसे कि मेरे पापा ने उस टाइम मेरे पे ट्रस्ट रखा था, तो मैं तभी आपके सामने हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को वो खुशी दे। वो अगर इंटरेस्टेड है कल्चर में तो उनको अलो कीजिए आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ आउट ऑफ स्टेट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। आपके कहने का मतलब ये है कि कश्मीर के बाहर भी उनके बच्चे सुरक्षित हैं? हाँ जी सर, हाँ। ये आप संदेश देना चाहते हैं कि बात बाहर जाएं, डरे नहीं। डरे नहीं। कश्मीर के बाहर भी आपको वही मोहब्बत,
वही इज्जत मिलेगी जो आपको कश्मीर में मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए कश्मीर से और आपने रूबरू में हमारे साथ बैठे। अब एक स्मृति चिन्ह हम आपको देना चाहेंगे जो हम सभी को देते हैं, रवायत है हमारी, और उसमें इसलिए देते हैं ताकि आप जब भी इसको देखें तो आप याद रखें कि आप NZCC आई थी और आपने रूबरू किया था और अपने जीवन के बारे में बताया था, और आप हमेशा हमें याद रखें। थैंक यू सो मच।